Good evening, students. Welcome to Learn India Everyday platform run by El Cairo Career Institute. So, good evening. So, we were reading the chapter Nationalism in Europe. So, in previous classes, we have read about what were the drawbacks of Napoleon Code और 1804 कोड कि उसके कोड के नेपोलियन क्या थे. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नेशन स्टेट और द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप. जैसे कि अभी तक हमने देखा 1789 का रिवॉल्यूशन हुआ. आफ्टर द रिवॉल्यूशन वहां पर कुछ हद तक लोगों को कुछ पॉलिटिकल पावर आए. फिर उसके बाद में वहां नेपोलियन आया. नेपोलियन के बाद में वो अपना सिविल कोड लेकर आया, या उसे आप नेपोलियन कोड बोल सकते हैं, 1804 कोड बोल सकते हैं. उसमें लोगों को कुछ हद तक लगा कि यस दिस इज आवर एंजल, ही विल डू समथिंग फॉर अस. पर ऐसा नहीं हुआ. लास्ट क्लास में हमने पढ़ा कि क्या नेपोलियन कोड के ड्रॉबैक्स थे, उसकी क्या क्या प्रॉब्लम्स थी. सो आज का हमारा टॉपिक है नेशन स्टेट. आफ्टर द ड्रॉबैक ऑफ द नेपोलियन कोड लोगों के माइंड में डिफरेंट क्वेश्चंस अराइज होने लगे एज द चैप्टर इज अबाउट द नेशनलिज्म. सो नेशनलिज्म मीनिंग आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट पर्सन. सो अभी इस जैसे यूरोप की अभी कंडीशन है, इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे नेशन स्टेट. बेसिकली अगर आज के नेशन स्टेट की बात में करूं, इंडिया, रशिया, जर्मनी, इटली, जापान, तो ये पूरे नेशन स्टेट है जहां पर लोग जो है एक पर्टिकुलर प्लेस पे रहते हैं. दे स्पीक सेम लैंग्वेज, दे अडॉप्ट सेम कल्चर, देयर आइडियाज आर सेम, देयर लैंग्वेज आर सेम. तो वो नेशन स्टेट है. लेकिन अगर हम मिड 80th सेंचुरी की बात करेंगे तो उस वक्त वहां पर कोई भी जो है यूरोप के अंदर कोई भी नेशन स्टेट नहीं था. मीन्स people were speaking different language, their ideas were different, their thoughts were different, their culture were different, they were not belonging to the same community. और जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं हब्सबर्ग एम्पायर का, तो यहाँ जो लोग थे उनके आइडियाज वर टोटली डिफरेंट, उनका कल्चर वॉज टोटली डिफरेंट, लैंग्वेज दे वर स्पीकिंग डिफरेंटली. सो ऐसे सिचुएशन में किसी के भी माइंड में नेशन स्टेट का आइडिया कैसे आएगा? नेशन स्टेट का आइडिया तब आता है जब हम एक मेजॉरिटी के सेम लोग हों और हमें पता चलता है कि हम इतने सारे लोग हैं तो हमारे लिए एक देश बनना चाहिए. तो ये सब अलग अलग कम्युनिटी के थे, तो इनके अंदर ये फीलिंग आना, इट वाज टू डिफिकल्ट एट दैट टाइम, क्योंकि सब लोग दे वर वेरी डिफिकल्ट फ्रॉम ईच अदर. तो उस टाइम पे यहाँ 2 टाइप की कैटेगरी के लोग आप बोल सकते हो डिवाइडेड थे. एक है आपका एरिस्टोक्रेट्स और एक है आपके पीसेंट. तो जो एरिस्टोक्रेट्स लोग थे वो पीसेंट से बिल्कुल डिफरेंट थे. एरिस्टोक्रेट्स लोग वो थे वेल्दी पीपल. इनके बारे में आपको एक टर्म याद रखना, वेल्दी. दे वर वेरी रिच, दे वर वेरी वेल्दी. वो फाइनेंशियली बहुत वेल्दी थे, बहुत डिपेंडेंट थे. सेकेंड चीज है इनके अपने खुद के ईस्टेट्स थे, जमीनें थी, टाउनशिप थे कंट्री के अंदर, इनकी अपनी खुद की जमीनें थी. थर्ड है ये सोशली और पॉलिटिकली दोनों ही तरीके से ये लोग बहुत स्ट्रांग थे. इफ समवन इज socially strong then automatically he will be economically strong, or if a person is economically strong तो automatically he will be socially strong. तो ऐसा इन लोगों के साथ ये सोशली भी बहुत स्ट्रांग थे तो एज वेल एज पॉलिटिकली भी बहुत स्ट्रांग थे. नेक्स्ट इनका ये था, ये जितने ही लोग थे, बेशक ये 50 हो, 100 हो, 200 हो, इनका अपना एक ग्रुप था. उसी ग्रुप के अंदर ये एक दूसरे की फैमिली से कनेक्टेड थे, एक दूसरे की फैमिलीज में मैरिजेस होती थी. एक जैसी लैंग्वेज ये लोग बोलते थे, ये लोग फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे, क्योंकि उस टाइम माना जाता था कि जो लोग फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं दे आर वेरी, आप बोल सकते हो रिच हैं या बहुत एजुकेटेड, अपने आप को समझ करके दे यूज फ्रेंच लैंग्वेज. तो इनका जो अपना जितना सिस्टम था उसी के अंदर ये शादियां करते थे और अपने ट्रेडिशंस को कंटिन्यू करते थे. इनका जो वे ऑफ लाइफ था दैट वाज सिमिलर टू ईच अदर. द वे दे स्पीक वर सिमिलर, देयर आइडियाज वर सिमिलर, देयर थॉट्स वर सिमिलर, देयर प्रोसेस वर सिमिलर, देयर मैरिजेस वर वेरी सिमिलर. क्योंकि दूसरे तो किसी कम्युनिटीज दूसरे किसी फील्ड में जाते ही नहीं थे, इनका जितना भी था उसी में रहते थे, उनमें इनकी मैरिजेस होती थी, अपने रिलेशंस को अपने ही उसमें शादियां करके और अच्छा बनाते थे ये लोग. और ये लोग जो वो माइनॉरिटीज में थे, मेजोरिटीज में नहीं थे. ये लोग माइनॉरिटीज थे, मतलब इनकी संख्या जो वो कम थी. सेकंड आपका जो पार्ट है पीसेंट्स किसान, फार्मर आप बोल सकते हैं, पीसेंट्स का था. तो बेसिकली ये जो लोग थे ये गरीब लोग थे. मींस ये इनकी तरह वेल्दी नहीं थे, इन लोगों की तरह वेल्दी नहीं थे, पुअर लोग थे. सेकंड इनका अपना कोई लैंड नहीं था. बहुत सारे पीसेंट्स ऐसे थे जो लैंडलेस फार्मर थे, जिनके अपनी खुद की जमीनें नहीं थी. थर्ड है ये मेजॉरिटी में थे, पीसेंट्स वर इन मेजॉरिटी
but they were not powerful. And why they were not powerful? They were not powerful because they were not having money. They were not financially dependent on themselves. They were not having money. That's the reason कि majority में होने के बाद में भी ये लोग इनसे पीछे थे, और ये माइनॉरिटीज में होने के बाद में भी इनसे आगे थे, इनके रूल्स अच्छे थे क्योंकि इनके पास पैसा था. तो इन दो एरिस्टोक्रेसी और पीसेंट्स में मेन डिफरेंस है, आपको याद रखना है. दे वर वेल्दी, दे वर पुअर. दे वर इन मेजॉरिटी, sorry, they were in minorities, they were in majority. They were socially, politically powerful, they were not powerful. लास्ट चैप्टर इनकी अपनी फैमिलीज में कनेक्शन थे, उन्हीं में शादियां होती थी, और इनका जो वे ऑफ लाइफ था दैट वाज वेरी कॉमन टू ईच अदर. लेकिन हम इसमें ये नहीं बोल सकते कि इनका जो वे ऑफ लाइफ था वो सिमिलर था, बिकॉज पीसेंट्स में भी कोई लैंडलेस पीसेंट है, किसी के पास अपनी थोड़ी जमीन है, किसी के पास थोड़ी ज्यादा है. तो इनका जो स्टैंडर्ड था लाइफ का या जो लाइवलीहुड का, दैट कैन नॉट बी सिमिलर बिकॉज एवरीवन इज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. तो ऐसी सिचुएशन के अंदर, जैसी हमने ये अभी सिचुएशन देखी, ऐसी सिचुएशन के अंदर किसी के भी दिमाग में नेशनलिज्म का थॉट आना इज अ डिफिकल्ट, बिकॉज ऐसी सिचुएशन में लोग सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे कि अब जैसे पीसेंट्स लोग हैं तो वो तो सिर्फ यही सोचेंगे कि हम लोग कैसे सर्वाइव करें, हाउ कैन वी मेक आवर लाइफ मोर कंफर्टेबल, हाउ कैन वी अर्न, हाउ कैन वी मेक आवर वेजेस मोर गुड. और ये जो लोग हैं ये अपनी कम्युनिटी का भला चाहेंगे, नेशनलिज्म का थॉट इनके माइंड में भी नहीं आएगा, बिकॉज कहीं ना कहीं लोगों को लगेगा कि हम नेशनलिज्म की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा कल्चर ही हार्म होगा. तो ऐसी सिचुएशन में ये दोनों ही सेक्शन, ये दोनों ही लोग जो है वो नहीं सोचेंगे नेशनलिज्म की, दोनों के माइंड में नेशनलिज्म की बात नहीं आएगी. तो जैसे कि अब तक आप लोग पढ़ते आए हो, ऐसे दोनों ही सिचुएशन में एक ही क्लास है जो कि राइज होके आती है, तो वो है आपकी मिडिल क्लास. हमेशा हर चैप्टर में जैसे आप जानते हो कहीं ना कहीं जो क्लास राइज होती है वो मिडिल क्लास होती है. तो ऐसे ही एरिस्टोक्रेसी और पीसेंट्स के बीच में एक मिडिल क्लास राइज हुई. मिडिल क्लास में ऐसे लोग थे जो बहुत ज्यादा जिनके पास ज्यादा पैसा नहीं था, दे वर नॉट रिच बट दे वर एजुकेटेड. वो लोग ज्यादा पढ़े लिखे थे. उनमें आप बिजनेसमैन रख सकते हो, प्रोफेसर्स रख सकते हो, टीचर्स, लॉयर्स, ऐसे लोग आए, एडमिनिस्ट्रेटिव से रिलेटेड लोग आए जिन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाई लिखाई करी, दे वर एजुकेटेड. तो उनके माइंड में ये क्वेश्चन अराइज हुआ, उन्होंने सोचा इस चीज के बारे में. मिडिल क्लास लोगों ने सोचा नेशन यूनिटी. इनके माइंड में ये आया कि हम एक नेशन स्टेट बनाएंगे जिसके अंदर जो लोग हैं वो सेम होंगे, उनका लैंग्वेज सेम होगा, द वे ऑफ लाइफ विल बी सिमिलर. तो ये थॉट किसके माइंड में आया? ये थॉट आया मिडिल क्लास के लोगों में. मिडिल क्लास के लोग में बहुत एजुकेटेड थे और फाइनेंशियली आप बोल सकते हो इतने स्ट्रांग नहीं थे, बट एजुकेशन में बहुत आगे थे, दोनों ही इन दोनों सेक्शन से. तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि मिडिल क्लास ने कैसे, उनके माइंड में क्या थॉट्स आए और लिबरल नेशनलिज्म क्या होता है. इस चीज को हम कंटिन्यू करेंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.